हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आपका बायो लर्निंग पॉइंट पे। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिस पे मैं यूनिट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। यूनिट 1 से यूनिट 13 तक का। पहले पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे, फिर पार्ट सी के। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूनिट 1 हमारा जो CSIR मॉड्यूल का है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे पार्ट बी से, जो आते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली उसको। इसके बाद फिर फर्दर हम मतलब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट सी देखेंगे और ऐसे ही करके ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और इससे आपके पास क्वेश्चंस के भी बहुत अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम जून 2011 से स्टार्ट करेंगे, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि पहले थोड़े क्वेश्चंस आसान आते थे, तो हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पे मेनली फोकस करेंगे। तो जून 2011 का क्वेश्चन है ये, 2011 का। तो हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। तो क्वेश्चन 21 नंबर का था, मतलब 2 मार्क्स का होगा ये, पार्ट बी का। द एरिया ऑफ अलाउड रीजन इन रामाचंद्रन मैप विल बी लिस्ट फोर। तो यदि हम रामाचंद्रन प्लॉट की बात करें तो ये हमारा रामाचंद्रन प्लॉट होता है जो फाई और साई के बीच बनाया जाता है। यदि फाई की बात करें तो हम फाई और साई के बीच होता है। तो यहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड का सबसे कम जो एरिया है वो लिस्ट होता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन में हम आते हैं, ऑप्शन में हमारा दिया गया है ग्लाइसिन, एल एलेनिन, एल प्रोलिन और अल्फ़ा मिथाइल वैलिन। मैंने यहाँ पे ऑप्शन आंसर नीचे मेंशन कर दिया है ताकि आपको, यदि आप बाद में देखते हैं या फिर इसे PDF डाउनलोड करते हैं तो आपके पास आंसर अवेलेबल हो। अदरवाइज़ मैं डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको पता होगा रामचंद्रन प्लॉट यदि आप पढ़ते हैं प्रोटीन का होता है, अमाइनो एसिड के लिए हम इसे पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अलाउड रीज़न हमारा होता है वो ग्लाइसिन का होता है, क्योंकि ग्लाइसिन किसी भी अमाइनो एसिड में सूट हो जाता है क्योंकि ये एक कायरल अमाइनो एसिड है। और एल-एलेनिन भी प्रोटीन में हर जगह, जैसे अल्फ़ा हेलिक्स की हम बात करें, बीटा शीट की बात करें तो हर जगह ऐसा पाया जाता है। और अल्फ़ा मिथाइल एल वैलिन की बात करें तो ये भी प्रोटीन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रोलीन जो है वो हर जगह हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि प्रोलीन मेनली जो है वो टर्न्स में मिलता है। तो इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट में इसका सबसे कम अलाउड रीज़न पाया जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपने अभी तक रामाचंद्रन मैप नहीं पढ़ा है तो ये एक हाईली मार्क वाला टॉपिक है, आप इसको कर लें क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। मतलब ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको छोड़ के आप ना जाएं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मॉल RNAs with internally complementary sequence that form hairpin-like structure synthesized as precursor RNAs and cleaved by endonuclease to form short duplex are called। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक स्मॉल RNA को आपको बताना है जो इंटरनली कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी सीक्वेंस का और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ये किसी को इंडोन्यूक्लियस, मतलब ये किसी को कट करने के तौर पे काम में लाया जाता है। या फिर इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे बॉडी में कोई, ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यदि कुछ ऐसे फ़ौरन हमारे बॉडी में कुछ ऐसा फॉर्म हो गया है, जैसे mRNA जब हम बनाते हैं क्लीवेज होती है, तो क्लीवेज के टाइम में ऐसा कौन सा RNA होगा जो इसको क्लीव कर देगी। मतलब यदि अनवांटेड ये बन गया है हमारे बॉडी में, मान लीजिए कोई प्रोटीन हम बना रहे हैं और एक अनवांटेड प्रोटीन फॉर्म हो गया है कुछ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का, तो इसे यदि डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या पाया जाता है जो कि इंटरनली होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, मतलब इसको आपको ध्यान रखना। इंटरनली, एक्सटर्नली होता तो आंसर कुछ और हो सकता था, और यदि ये इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ मेंशन नहीं करते तो इसका कुछ और आंसर होता। तो वही हम देखते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं, तो फर्स्ट दिया गया है SNRNA, सेकेंड है mRNA, थर्ड है tRNA और फोर्थ है miRNA। तो सबका फंक्शन हम बारी बारी से देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है SNRNA, इसका मेनली जो वर्क है वो क्लीवेज में होता है। यदि क्लीवेज आपको पता हो, यदि mRNA का क्लीवेज होता है इंट्रॉन को
वहाँ पे रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को आपस में ज्वाइन किया जाता है, तो वहाँ पे एसएनआरएनए का फंक्शन है। एमआरएनए का तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका फंक्शन डायरेक्ट होता है, और टीआरएनए का जो फंक्शन है वो प्रोटीन बनाने में होता है, जो एंटीकोडोन जिसमें पाया जाता है, और एमआरएनए से पेयर करके वो एमाइनो एसिड का सिंथेसिस करता है। जो हमारा एमआईआरएनए है उसका काम होता है इंटरनली कॉम्प्लीमेंट्री का और डिस्ट्रक्शन का। तो एमआईआरएनए और एसआईआरएनए टू टाइप्स का आरएनए पाया जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जिसमें पाए जाते हैं, लेकिन एसआईआरएनए जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। इसीलिए हम आपको पहले मैंने बताया कि इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या डिफरेंसेस होगा। तो दैट्स वाई हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एमआईआरएनए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हमें राइट ऑप्शन तक पहुँचने के लिए रॉन्ग ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए, और क्यों इसका आंसर नहीं होगा ये मेनली आना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है द फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ ए डिज़ोल्व सॉल्यूट। तो यदि हम फ्री एनर्जी की बात करें डिज़ोल्व सॉल्यूट का, तो वो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ बिलियन होगा, बिलियन को इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहें, और इसमें कुछ सॉल्यूट होगा। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। यदि आप एग्जांपल ले लें तो आप वाटर के साथ आप शुगर का ले सकते हैं। तो इसमें इसका डेल्टा जी क्या होगा। डेल्टा जी आपको पता होगा कि हम किसे कहते हैं, फ्री एनर्जी चेंज को कहते हैं। तो फ्री एनर्जी का मीनिंग होता है रेंडमनेस। तो यहाँ पे मतलब जब सॉल्यूशन में किसी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो वहाँ पे डिक्रीज़ होता है, ना कि इंक्रीज़। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है लेकिन ओनली ऑन नहीं, और इंक्रीज़ तो होगा नहीं। दैट्स वाई इसका आंसर हमारा होगा बी। तो 2011 के जून में बस इतने क्वेश्चन आए थे, मतलब 3 क्वेश्चन हम बायोकेमिस्ट्री से ले सकते हैं जो कि हमारा पार्ट बी का था। तो क्वेश्चन कभी फिक्स नहीं होता कि 3 ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं और इससे कम भी। हम चलते हैं दिसंबर 2011 पे। दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ डीएनए द नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न्स इज 10.5। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। यदि आपने ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस में पाया जाता है। ए का हम बात करें तो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े कम पाए जाते हैं, और जेड तो हेट्रोडुप्लेक्स होता है, मतलब इसमें ऐसा स्ट्रक्चर यदि आपको पता होगा डीएनए का होता है तो इसका स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा और हेलिक्स होता है। तो इसका बी, ए और डी तो होगा नहीं, और एक्स फॉर्म भी नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर है बी। ये मेमोरी बेस्ड था, ये जनरली लोगों को पता होता है कि बी फॉर्म में 10.5 होता है। यदि आप इसका टेबल आप नहीं देखे हैं जिसमें सारे के बारे में, सारे का जो है मतलब कितना टर्न पाया जाता है, कितना उसमें बेस है, सब कुछ दिया रहता है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द मोलर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज ए नॉन पोलर। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। नॉन पोलर इन्वायरमेंटल प्रोवाइड्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में नॉन पोलर ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट का यहाँ बात किया जा रहा है, बॉन्ड का नहीं, जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। तो वंडर बॉल इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन के रूप में माना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मेनली अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट के मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मेनली देखा जाता है। या फिर डीएनए का बात करें तो बेस पेयरिंग में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन थ्योरी में देखा जाता है। तो जो हमारा साल्ट ब्रिज है वो मेनली पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइकलिस एंड मेंटन कर्व के बारे में आपने सुना होगा। माइकलिस एंड मेंटन ने एक कर्व दिया था, ऐसा कुछ कर्व था। यदि आपने नहीं पढ़ा है भी, यहाँ पे होता है सबस्ट्रेस कंसंट्रेशन और यहाँ पे होता है भी एस वर्सेस बी के का एक कर्व है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप ये कर्व जरूर पढ़ के जाए, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड आते हैं। तो इससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। माइकलिस मेंटन से यदि नहीं आ रहा है तो ये इससे आएगा जो हमने पढ़ा था। एक प्लॉट के बारे में हम अभी पढ़ा, रामचंद्रन प्लॉट। और ये दोनों मतलब
ज़्यादा स्निक पिक पे होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ ई एक्स कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम। यहाँ पे यदि ई प्लस एस की बात करें तो एक ऐसा बनता है, ई एस बनता है, फिर इसको ब्रेक करके हम यदि ब्रेक की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट और ये इसमें एंजाइम में ब्रेक होता है। तो इसका आंसर हमें याद करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ई एक्स कॉम्प्लेक्स, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ई एक्स कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन वाला इक्विलिब्रियम वाला होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कैन बी इग्नोर, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कंसंट्रेशन हम इग्नोर करेंगे तो कैसे बात बनेगी। नॉन इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंस इज द मेजर स्टेप, तो ऐसा भी नहीं है। दैट्स वाई माई आंसर शुड बी फर्स्ट। अब हम आते हैं जून 2012, मतलब 2012, जून 2012 में हम आ चुके हैं। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिखा होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जून 2012 का क्वेश्चन हमारा है विच नाइट्रोजन ऑफ एरोनेसिन गेट्स प्रोटोनेटेड एट द पीएच ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज लोअर फ्रॉम 7 to 3। तो 7 to 3 में आपको क्या होगा, यदि pH 7 to 3 हो रहा है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेस होगा वो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, सॉरी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटोन का डोनेशन हो जाएगा। तो कौन सा होगा, यदि आपको याद हो एडेनिन का स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन कौन सा होता है, 3, 7, 9 and 1। तो इसमें कौन सा आपको जनरली पता करना था, तो इसका आंसर होगा N1। जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेटेड होता है, क्योंकि और अदर के पास इतना होता ही नहीं है, मतलब फ्री वैलेंसी नहीं होती है कि जो वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हुआ, इजी में इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्लीवेज से क्वेश्चन है। द ओलिगोपेप्टाइड, यहाँ पे एक कुछ सीक्वेंस का पेप्टाइड दिया गया है, फिनाइलएडेनिन, एलेनिन, इसके बाद आर्जिनिन, प्रोलीन, ऐसा मिथियोनिन, इस तरीके का कुछ सीक्वेंस है। इस ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद क्राइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइड इज बी। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट ऑब्टेन्ड विल बी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट ऑब्टेन होंगे यदि सबसे हम ट्रीट करेंगे तो ये इसका रूल यदि आपको याद हो तो आप इसको कर सकते हैं, और नहीं याद हो तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये किसी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस प्लेज ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग BDNA। मतलब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन के लिए पूछ रहा है कि कौन स्टेबलाइज करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें मेन बॉन्ड होता है जो इसके बेसिस के बीच पाया जाएगा। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है वो मेनली हर जगह स्टेबलाइज करने के लिए वर्क किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोजन वंडरबॉल बॉल्स का इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, आयनिक इंट्रैक्शन का कोई यूज़ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके बेस के बीच में होता है। तो यहाँ हम आज ही अभी इसको एंड करते हैं। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये सही है। यहाँ पे जून 2012 तक का हमने देख लिया, इसके बाद दिसंबर 2012 का देखेंगे। ऐसे ही इस सीरीज़ को हम आगे लेके जाएंगे और सारी यूनिट को कवर करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके पास एक जगह समराइज़ करके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।